प्रिय विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल प्रभाकर हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय समास। आज हम इस वीडियो में समास के परिचय के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। देखेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं, समास की प्रक्रिया कैसे कार्य करती है और समास का परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो लीजिए शुरू करते हैं समास। सबसे पहले देखिए कि जो समास शब्द है ये बना कैसे, इसकी संरचना क्या है। समास शब्द सम उपसर्ग, अस धातु और संस्कृत में एक प्रत्यय है घ प्रत्यय। अस धातु में सम उपसर्ग लगा और घ प्रत्यय लगा और इससे इस समास शब्द का निर्माण हुआ। सम एक उपसर्ग है, ध्यान रखिए। अस धातु है, धातु यानी कि क्रिया का मूल रूप, और घ एक संस्कृत का प्रत्यय है। अस धातु में घ प्रत्यय लगने से आस बन गया और आस में जब सम उपसर्ग जुड़ा तो इस म में आ गया और ये इस तरह से समास शब्द बन गया। अब इसके अर्थ को जानते हैं। सम उपसर्ग का अर्थ होता है उपयुक्त या उचित। अस का अर्थ होता है पास रखना, ठीक है, यानी उपयुक्त रूप से पास रखना। किसको उपयुक्त रूप से किसको पास रखा जाता है? शब्दों को। यानी समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा क्या होगी, यहां मैं एक तरफ लिख देता हूं। समास की परिभाषा, इसकी परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक, इसका मतलब यह है कि समास प्रक्रिया में कम से कम दो शब्द होने चाहिए। दो से अधिक भी होते हैं तो कम से कम दो शब्द होने चाहिए। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, उनका जब मेल होता है और उनसे एक सार्थक शब्द का निर्माण होता है, तो उस सार्थक शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है, जिसे अंग्रेजी में हम प्रोसेस कहते हैं, सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम यहां करेंगे हाथों के लिए कड़ी। ठीक है, अब ये हमारे पास पहले से शब्द, दो से अधिक शब्द उपस्थित है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समास का कार्य क्या होता है, यहां हम पहले उसको समझेंगे। समास का अर्थ होता है कि एक ही बात को जो अधिक शब्दों में कही गई है उसे कम शब्दों में व्यक्त करना, और कम भी कितना कि वो एक समस्त पद बन जाए, यानी वो एक ही पद में बात को व्यक्त करना समास कहलाता है। अब समास को और सरल हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे दीपावली होती है, दीपावली पर हम क्या करते हैं
घर की सफाई करते हैं। और सफाई करते समय हम क्या देखते हैं कि जो भी हमें सामान घर में ऐसा लगता है जो हमारे लिए अभी जरूरत का नहीं है, जो अनुपयोगी है, तो उसको हम घर से बाहर कर देते हैं, और जो उपयोगी सामान होता है, जरूरत का होता है, उसे हम रख लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह समास है। समास में क्या है, जैसे ये हमारे पास शब्द हैं, अब इसमें एक शब्द है हाथों, यानी कि हाथ, के लिए और कड़ी, ये शब्द है। अब हम इसी भाव को कम शब्दों में व्यक्त करने के लिए, क्योंकि जब ज्यादा से कम करेंगे तो कुछ तो हटाना पड़ेगा, तो अब इसमें से हम क्या हटा सकते हैं जिससे वही भाव व्यक्त हो जाए। अगर हम हाथों शब्द को हटाएं तो नहीं बनती बात, अधूरा हो जाएगा। के लिए और कड़ी, कड़ी को हटाएं तो भी नहीं होगा। हाथों के लिए क्या, कुछ नहीं, कंगन है, कड़ी है, घड़ी है, कुछ नहीं स्पष्ट होगा। तो इसमें ये जो कारक चिन्ह दिया हुआ है, इस कारक चिन्ह को अगर हम हटा देते हैं तो ये छोटा हो जाता है और उसी भाव को व्यक्त करता है। तो यहां हमने के और लिए को हटा दिया तो हमारे पास शब्द बच गए हाथों और कड़ी। और जब हाथों और कड़ी दोनों शब्द एक दूसरे के पास आते हैं तो वो बन जाता है हथ कड़ी, क्योंकि हाथ शब्द को संधि में हथ में बदल देते हैं। जैसे हाथ करघा तो हथ करघा हो जाता है, हाथ घड़ी हथघड़ी, हाथों के लिए कड़ी हथकड़ी। ठीक है, अब आप देखेंगे कि हमने इनका लोप कर दिया और लोप करके इन शब्दों को नजदीक लाकर हमने ये बना दिया। अब समास क्या है, क्या ये समास है या ये समास है, क्या है? समास है एक प्रक्रिया, यानी इस प्रक्रिया के तहत हमने इस कारक चिन्ह का, ये देखो हमने इसको हटाया, इसको हटाया, ये तो हमने ये कार्य किया, ये प्रक्रिया अपनाई। उससे अगला चरण था कि इनको हटाने के बाद इन दोनों को पास लाना और जोड़ देना, एक ये प्रक्रिया अपनाई। तो ये दोनों चरण अपनाने के बाद ये एक पद हमारे सामने तैयार हो गया, और इस पद को कहते हैं समस्त पद, या दूसरा इसका नाम है सामासिक पद। यानी कि इतने शब्दों में से कुछ शब्दों को हटाना और उनको पास पास लाना, बचे हुए पदों को पास पास लाना, यह है समास की प्रक्रिया। और उस प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद जब एक पद बन जाता है तो उस नए बने हुए पद को समस्त पद कहा जाता है। अब ये समस्त पद है, ठीक है, ये सामासिक पद है। जैसे और उदाहरण हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे हमारे पास शब्द है महान है जो पुरुष, ठीक है। अब इन पदों में से ऐसे कौन से पद हैं जो हमें दीपावली के सामान की तरह कुछ अनुपयोगी से लग रहे हैं, आवश्यकता नहीं है जिन पदों की, जिनको हटाकर भी हम उसी भाव को ले सकते हैं जो इन पदों में दर्शाया गया है। तो इसमें पुरुष के बारे में बताया गया है कि पुरुष महान है, तो ये उसका गुण है और ये वो व्यक्ति है, तो ये व्यक्ति और उसका गुण दोनों होने जरूरी है। यहां हम आप खुद समझ रहे हैं कि है और जो, इनको हटा देंगे तो ये अपना वही अर्थ देगा, तो ये बन गया महान पुरुष। अब ये दो ही रहे, अभी हम इसको और छोटा कैसे कर सकते हैं? जब महान शब्द को किसी भी अन्य शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो इसके जो न है उस न का लोप हो जाता है। तो जब महान, और क्योंकि इनको हटाने के बाद ये जो शब्द है ये नजदीक आएंगे, नजदीक आके जुड़ेंगे, तो ये ऐसे नहीं जुड़ेंगे महान पुरुष, ये गलत है। क्योंकि महान, हमेशा ध्यान रखना आप कि महान जब किसी के साथ जुड़ता है शुरू में तो यहां से जो न है इसका लोप हो जाता है, तो ये महापुरुष बन जाता है। जैसे आप देखिए महान सागर, महान है जो सागर, उसमें से है और जो को काटेंगे तो महान और सागर हमारे पास बच जाएगा।
इसमें भी जब हम महान शब्द को सागर के साथ जोड़ेंगे तो ये न का लोप हो जाएगा और ये बन जाएगा महासागर। ऐसे ही महाविद्यालय शब्द भी इसी तरह से बना है, महाविद्यालय। महात्मा शब्द है, महान और आत्मा। महाराज शब्द है, महान और राजा। तो राजा का भी इसमें से आ का लोप हो गया, यहां से न का लोप हो गया। तो ये ध्यान रखना है, महान शब्द जब किसी भी शब्द के साथ शुरू में जुड़ता है तो उसके न का लोप हो जाता है। ठीक है, अब आप यहां देखिए हमने क्या किया, दोबारा से देखेंगे। हमने महान है जो पुरुष इसमें से है और जो का लोप कर दिया, फिर इन दोनों को हम नजदीक लेकर आए। नजदीक लेकर आने के बाद हमने इस न का भी लोप कर दिया और इसको बना दिया महापुरुष। तो ये जो सारी प्रक्रिया हमने लोप करने की, इनका लोप और इनका लोप करने की जो प्रक्रिया है जो हमने अपनाई, उसका नाम समास है। उस प्रक्रिया के पूर्ण होते ही ये एक नया पद हमारे सामने आ गया, ये कहलाएगा समस्त पद या सामासिक पद। ठीक है, अब बात आती है विग्रह की कि विग्रह क्या है। और सबसे अधिक परेशानी विद्यार्थियों को विग्रह में ही आती है। विग्रह में कई बार वो उलझ जाते हैं और कई बार गलत विग्रह करने के कारण वे समास का नाम भी गलत ही बता देते हैं। तो इसके बारे में हम बताएंगे कि विग्रह करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहले हम देखेंगे कि विग्रह है क्या। विग्रह है कि जैसे इन पदों से मिलकर ये एक समस्त पद बना है, तो ये जो समस्त पद बना ये वास्तव में बाद में बना। हमारे भाषा की प्रक्रिया में क्या है कि पहले हमारे पास इस प्रकार शब्द थे, हमने सामासिक पद्धति को अपनाया, यानी कि बहुत शब्दों को मिलाकर छोटा करते गए और एक एक समस्त पद के द्वारा अपने उसी भाव को व्यक्त करते चले गए। तो ये जो रूप था ये भाषा में पहले से विद्यमान था, ये रूप हमने अपनी सुविधा के लिए किया है। तो जब इस समस्त पद को हम फिर से पहले वाले रूप में, यानी कि इस समस्त पद को जब हम इस रूप में ले आते हैं, तो इसका मतलब है हमने इस समस्त पद का विग्रह कर दिया। विग्रह का अर्थ है कि समास प्रक्रिया में जो जो पद या जो जो वर्ण जिस तरह से लुप्त हो गए थे, उन सब को फिर से उसी रूप में ले आना, वो इस समस्त पद का विग्रह कहलाता है। जैसे हमारे पास था रसोई के लिए घर। अब ये हमारे पास शब्द है और हम जब इसका समास करेंगे तो हम इसमें से के और लिए का लोप कर देंगे और इन दोनों शब्दों को पास पास ले आएंगे और इस प्रकार से एक समस्त पद बन जाएगा। तो इससे हमने ये बनाया, इन पदों से हमने यह समस्त पद बनाया। अब इस समस्त पद में फिर से इन पदों को ले आना, यानी कि रसोई को अलग कर दें, घर को अलग कर दें और बीच में के लिए जो कारक चिन्ह है वो लगा दें, तो ये इसका विग्रह हो जाएगा। समस्या क्या है? समस्या ये है कि हम जब विग्रह करते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता कि यहाँ के लिए लगाया जाए, में लगाया जाए, से लगाया जाए, पर लगाया जाए। उसके लिए हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको करना है। इसके बाद इससे पहले हम एक बात और समझते हैं। अब आप ये देखिए कि संधि, समास और संयोग, ये तीन शब्द हैं हमारे पास। संधि, समास और संयोग, ये क्या होते हैं? संधि क्या है? संधि जो है वो वर्णों के स्तर पर होती है। समास शब्दों के स्तर पर होता है।
और संयोग भी शब्दों के ही स्तर पर है। संधि क्या है? जैसे हमारे पास एक शब्द है, मान लीजिए देव और आलय। संधि ऐसे कार्य करती है कि ये एक शब्द है, ये एक शब्द है, जो पूर्व शब्द है उसकी अंतिम ध्वनि जैसे यहां अ है और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि यानी कि आ है, ये दोनों ध्वनियां एकादेश से आ ध्वनि में परिवर्तित हो गई और ये इस तरह से देवालय शब्द बन गया। यहां कहां परिवर्तन आया? शब्द कम नहीं हुए, शब्द अभी भी इसमें वही दो हैं, जो दो शब्द यहां थे वही दो शब्द यहां हैं, देव है और एक आलय है, केवल दो ध्वनियां मिलकर एक हो गई हैं। यानी कि ध्वनि के स्तर पर, वर्ण के स्तर पर संधि कार्य करती है। समास शब्दों के स्तर पर कार्य करता है। जैसे अभी हमने पढ़ा, मान लो ये है राजा का कुमार, ठीक है, और इसमें हमें लगता है कि और छोटा कैसे कर सकते हैं, का हम लोप कर सकते हैं। जब का लोप करेंगे तो हमारे पास दो शब्द बचेंगे, राजा और कुमार। जैसे मैंने महान के बारे में बताया था, ऐसे ही राजा जो शब्द है जब किसी शब्द के शुरू में लगता है तो ये आ का लोप हो जाता है। कभी भी आप देखेंगे तो ये बन जाएगा राजकुमार। जैसे राजपुरोहित, राजसभा, राज दरबार, राजमंत्री, ठीक है। तो इस प्रकार राजा के साथ राजकुमारी, राजरानी, राजा की रानी, राजमहल, राजा का महल, कोई भी शब्द है जब राजा शब्द पहले लगेगा तो आ का लोप हो जाएगा। अब यह है राजकुमार। अब इसमें क्या हुआ, इसमें हमारे पास ये तीन शब्द थे, इसमें से हमने ये जो एक शब्द है जो कि कारक चिन्ह है इसका लोप कर दिया, तो अब ये एक समस्त पद बन गया। ये इस प्रकार से समास शब्दों के स्तर पर कार्य करता है। अब संयोग में क्या होता है? संयोग में ये होता है कि दो शब्द जैसे पाठ और शाला, दो शब्द जब जुड़ते हैं और एक शब्द के रूप में आते हैं लेकिन उनमें ध्वनियों में परिवर्तन नहीं होता तो उसे संयोग कहते हैं। जैसे पाठ शब्द में क्या है कि ठ में अ है और इसमें क्या है, आरंभ में श है, तो यहां अ और बाद में श, संधि में ऐसा कोई नियम नहीं है क्योंकि संधि में ही ध्वनियों में परिवर्तन होता है, तो संधि में ऐसा कोई नियम नहीं है जिससे अ के बाद श आने से ध्वनि में परिवर्तन हो जाए। तो ये शब्द जुड़कर इस तरह से बन जाएगा पाठशाला, यानी दो शब्द मिलकर एक शब्द बन गए। तो ये शब्द के स्तर पर है, ध्वनि में परिवर्तन नहीं है, तो संयोग भी शब्द के स्तर पर कार्य करता है। अब समास में हम इस बात पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समास में संधि भी कार्य करती है और संयोग भी कार्य करता है। जैसे हमारे पास शब्द है स्नान के लिए घर। अब आपको पता है कि हम यहां समास करने के लिए इसका लोप कर देंगे। लोप करेंगे तो ये दोनों शब्द जब पास पास आएंगे, स्नान और घर, तो आप देखें कि यहां न में अ है और ये घ है, तो न के बाद अ के बाद घ आने से ध्वनियों में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसा कोई नियम नहीं है, इसलिए ये इसमें संयोग है और संयोग से ये बन गया। अब इसके बाद हम दूसरा उदाहरण लेते हैं जिसमें ये है पीत है जो अंबर, ठीक है। अब इसमें है और जो का हम लोप कर देंगे और पीत और अंबर शब्द, पीत और अंबर शब्द जब दोनों पास पास आएंगे और इनको हम मिलाएंगे, एक शब्द बनाएंगे, तो हम देखेंगे कि यहाँ जो त है, इस त व्यंजन में अ स्वर है और यहाँ भी अ है, अ और अ मिलकर आ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पीतांबर। तो यहां समास तो हुआ ही लेकिन साथ में संधि भी हुई,
यहां समास हुआ, साथ में संयोग हुआ, संधि नहीं हुई। ठीक है, तो समास में संधि और संयोग दोनों ही, कहीं संधि कहीं संयोग, दोनों ही काम करते हैं। एक प्रश्न एक बार आया था एस्टेट में, कहीं तथ्यों के रूप में आया था कि इनमें से कौन सा तथ्य सही है या कौन सा गलत है, वो ऐसा चयन करना था। तो उसमें क्या था कि समास और संधि में से पहले क्या होता है, कि अगर कहीं समास हो रहा है तो समास पहले होगा या संधि पहले होगी। तो उसमें समास पहले होता है। जैसे आप देखिए, पीत है जो अंबर, इसमें क्या हुआ है, इसके चरण क्या है, इसका जो फर्स्ट चरण है, प्रथम चरण, फर्स्ट स्टेप, इसमें हम है और जो, इन दोनों का लोप करेंगे। ये जो लोप करना है ये समास ही है। तो हम अभी यहां डायरेक्ट संधि नहीं कर रहे हैं, हम पहले समास प्रक्रिया के तहत जो शब्दों का लोप होना होता है हम उसे कर रहे हैं। तो ये लोप कर दिया, लोप करते ही क्या हुआ, ये दोनों शब्द निकट आए, निकट आने के कारण ध्वनि में परिवर्तन हुआ और ये हुआ। यानी कि समास और संधि में से समास पहले होता है, और इसी प्रकार समास और संयोग में से भी समास पहले होता है और संयोग बाद में होता है। ठीक है, अब इसमें एक अगली बात कि जो समास प्रक्रिया है, समास प्रक्रिया से बने पद को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। ये अभी हम पढ़ चुके हैं। जैसे महापुरुष, ये एक समस्त पद है, और कोई भी समस्त पद हो वो अंततः दो पदों से मिलकर बनता है। जैसे महान, महा जो पुरुष है इसका विग्रह था महान है जो पुरुष। अब यहां कुल 4 शब्द थे, 1 2 3 और 4, 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक 3 4 5 6 8 10 12 हो सकते हैं। यहां 4 शब्द थे, इनमें से हमने इनका लोप कर दिया और इन दोनों को मिलाकर महापुरुष शब्द बना दिया। अंत में क्या बचा, जितने भी शब्द लुप्त हुए, अंत में बचा एक ही समस्त पद, और उस एक समस्त पद में 2 पद होते हैं। जैसे इसमें पहला पद है महा, यानी कि महान, तो इसको कहेंगे हम पूर्व पद। जो पहला पद होता है उसको पूर्व पद कहते हैं। पद का मतलब शब्द, यानी शब्द वह होता है कि वर्णों का मेल जो एक अर्थ को प्रकट करता है वो शब्द है। शब्द स्वतंत्र होता है, वह किसी वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह व्याकरणिक नियमों में बंध जाता है, तब उसे पद कहा जाता है। ठीक है, शब्द स्वतंत्र होता है और पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द को ही पद कहा जाता है। अब यहां देखिए कि 2 पद हो गए, एक महा यानी कि महान, दूसरा पुरुष। तो ये जो पहला है ये पूर्व पद है, और जो दूसरा है वो है उत्तर पद। पूर्व का अर्थ होता है पहले का, उत्तर का अर्थ होता है बाद का। जैसे उत्तर का मतलब, उत्तर एक दिशा का नाम भी है, उत्तर का मतलब जवाब भी है, उत्तर किसी का नाम भी हो गया, राजा विराट के पुत्र का नाम उत्तर था। और यहां उत्तर का मतलब होता है बाद का, जैसे उत्तरार्ध। ठीक है, उत्तर जमा अर्ध, यानी बाद का आधा या आधा भाग, उसे कहेंगे उत्तरार्ध। तो उत्तर मैंने बाद वाला, पद मैंने पद, तो जो बाद वाला पद है वो उत्तर पद कहलाएगा, और जो पहले वाला पद है वो पूर्व पद कहलाएगा। पूर्व का मतलब होता है पहले का। ठीक है, पूर्व एक दिशा का नाम भी है। इसके बाद देखते हैं समास के भेद। समास के
भेद। समास के भेद उसके पदों की प्रधानता के आधार पर किए गए हैं, और पदों की, क्योंकि दो पद हैं तो उनकी प्रधानता के अनुसार समास के चार भेद हैं। लेकिन ये चार भेद मुख्य हैं। अभी हम इसको थोड़ा सा और विस्तार में आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। अभी केवल इसकी मुख्य मुख्य सी बात देख लेते हैं कि समास के मुख्य जो भेद हैं वो चार हैं। कौन सा है? एक है अव्ययी भाव समास, दूसरा भेद है तत्पुरुष समास, तीसरा भेद है द्वंद्व समास, और चौथा भेद है बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास, इसमें पहला पद प्रधान होता है, पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद का मतलब दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। और चौथा है बहुव्रीहि समास, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है। यानी कि इसमें जो प्रयुक्त पद होते हैं वो किसी अन्य अर्थ की ओर संकेत करते हैं, अन्य अर्थ का बोध कराते हैं। इसलिए जिस वो अन्य शब्द का बोध कराते हैं वही उसका प्रधान पद होता है। तो इसमें हम कहेंगे कि इसमें अन्य पद या तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, तो पदों की ये हमने केवल एक शॉर्ट में समझा है कि भाई इसमें कौन सा प्रधान है। अभी हम इसकी जब अलग से अलग वीडियो में व्याख्या करेंगे तब विस्तार पूर्वक उदाहरणों से इनको समझेंगे। अभी आप देखिए, मुख्य चार भेद हो गए। अब जो तत्पुरुष समास है इसी के दो उपभेद भी होते हैं। एक है द्विगु समास और दूसरा है कर्म धारय समास। ये दोनों तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, उसी के दो मुख्य उपभेद हैं। इसके अलावा तत्पुरुष समास के और भी उपभेद होते हैं। वो कौन से हैं? पहला जो तत्पुरुष समास कार्य करता है वो कारक चिन्ह तत्पुरुष के रूप में कार्य करता है, जो हम सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं, जैसे हाथों के लिए कड़ी, राजा का महल, सिर में दर्द, घोड़े पर सवार, ये सब कारक चिन्ह वाले तत्पुरुष हैं। एक तो मुख्य ये है। दूसरा है इसमें मध्य पद लोपी, या जिसको कहते हैं लुप्त पद तत्पुरुष समास। ठीक है, और तीसरा है इसमें अलुक तत्पुरुष समास। चौथा है न्य तत्पुरुष समास, और पांचवा और अंतिम है इसमें उपपद तत्पुरुष समास। ठीक है, अब इसमें एक बात और देखने की है। समास के जब मुख्य भेद पूछे जाते हैं आप चार बताएंगे, समास के जब कुल भेद पूछे जाते हैं तो 4 और 2 6 बताएंगे। क्योंकि ठीक बात है कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने हिंदी व्याकरण में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि समास के 6 भेद हैं। ठीक है, तो आप उसको फॉलो करेंगे, लेकिन आप साथ में परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया है और उसके विकल्प कैसे दिए हुए हैं, उसके आधार पर आपको उस समय निर्णय लेना है कि आपको कौन सा उत्तर देना है। मैं आपको दोबारा से बता देता हूं
कि समास के मुख्य भेद पूछे जाए, 4 बताने हैं। कुल भेद ऐसे लिखा हो कि समास के कुल कितने भेद हैं, तो आप अगर 6 ऑप्शन में हो तो आप 6 करेंगे, 6 ऑप्शन में ना हो तो 4 करेंगे। 4 और 6 दोनों हो ऑप्शन में तो आप कुल भेद पूछने पर 6 उत्तर देंगे। एनसीईआरटी में ऐसा स्पष्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, समास का मेरे हिसाब से परिचय यही समाप्त हो जाता है। इसके बाद की वीडियो में हम समास के अलग अलग भेदों को लेकर विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उनको समझेंगे। तब तक के लिए इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। धन्यवाद।